नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का, जिसका प्रथम चैप्टर का एक टॉपिक है आवेशन। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, इनकी विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं आवेशन। आवेशन को मैं इस प्रकार परिभाषित करूंगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वो आवेशन कहलाती है। लेकिन एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि आवेश संरक्षण का जो नियम है वो ये बोलता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को प्रकट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में पहले समझते हैं। तो जितनी भी आवेशन की प्रक्रिया होंगी उनके अंदर आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाएगा। तो सपोज इसको समझने के लिए अपन देखेंगे कि जैसे ये कोई ए वस्तु है और ये वाली कोई बी वस्तु है। तो ए वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास में जाते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पे तो धन आवेश आएगा, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे ऋण आवेश आएगा। एक चीज अब हम लोग सब जानते हैं कि परमाणु होता है वो उदासीन होता है, उसके अंदर जितनी मात्रा में धनावेश होते हैं उतनी मात्रा में ऋणावेश होते हैं। तो कुल योग जो आवेश का होता है वो शून्य होता है। लेकिन जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी, अर्थात धनावेश की अधिकता हो जाएगी। इसलिए इस पे तो आ जाएगा चिन्ह किसका, धनावेश का। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश होता है, इसलिए इस वस्तु पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो सभी प्रोसेस के अंदर हम यही देखेंगे कि किसी भी वस्तु पे आवेश कैसे प्रकट होगा। आवेश अपने आप प्रकट नहीं होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा। तो यही आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं आवेशन की कितनी विधियां हैं, इनका हम वन बाय वन विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखेंगे आवेशन की जो प्रथम विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराया जाता है या उनको रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया है उस पे तो आ जाता है धन चिन्ह, और दूसरी वस्तु जिस पे वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पे आ जाता है ऋण चिन्ह। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं। देखेंगे इस चैप्टर के शुरुआत में भी हमने देखा था, अंबर को जब ऊन से रगड़ा जाता था तो अंबर पे धन आवेश आ गया था, ऊन पे धन आवेश आ गया था और जो अंबर था उस पे ऋण आवेश आ गया था। ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कांच की छड़ है, कांच की छड़ को अगर रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे तो धनावेश आ जाता है और रेशम का जो कपड़ा है उस पे ऋणावेश आ जाता है। तो हम बताएंगे कि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, इसीलिए रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आता है। तो हम बता सकते हैं किसी वस्तु पर अगर धन आवेश है तो मतलब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी वस्तु पे ऋण आवेश है तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जिनको मैं एक सारणी के रूप में लिखता हूं।
कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो इस कांच की छड़ पे आएगा धन आवेश, और इस पे आएगा ऋण आवेश। और ऐसे आप देखोगे बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ से, ये एक तो ये पैर हो गया, प्लास्टिक की छड़, अगर बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पे तो धनावेश आएगा, तो प्लास्टिक की छड़ पे ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, एबोनाइट को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पे तो धनावेश आएगा, तो एबोनाइट की छड़ पे ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार बहुत सारे पैर ऐसे हैं, जैसे ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े को अगर प्लास्टिक की छड़ से अगर प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े पर तो धन आवेश आ जाता है, तो प्लास्टिक की छड़ पे ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार अगर ऊनी कपड़े से एबोनाइट की छड़ को भी रगड़ा जाता है तो ऊन की कपड़े पर धन आवेश आ जाता है तथा एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। अगर ऊन के कपड़े को रबड़ से या रबड़ की छड़ है उससे रगड़ा जाता है तो रबड़ पे ऋण आवेश आ जाता है तथा ऊन की जो कपड़ा है उस पे धन आवेश आ जाता है। ऐसे और भी अंबर भी है, को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो ऊनी कपड़े पर धन आवेश आ जाता है तथा अंबर पे ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार मैं इसको एक टेबल के रूप में बना देता हूं। तो हम देखेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पे तो धन आवेश आ जाता है, दूसरी वस्तु पे ऋण आवेश आ जाता है। इसी को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के आवेशन की, जिसको हम बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। अब हम बात करते हैं आवेशन की दूसरी विधि, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन। इस विधि में क्या होता है, इसमें एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में या उसको टच किया जाता है, संपर्कित कराया जाता है, जिससे आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है और वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इस विधि में हम देखेंगे, जैसे कोई एक गोला लेते हैं, ये गोला है वो किसी कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है, किसी कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है और इस गोले पे कोई आवेश नहीं है, अर्थात ये स्टैंड है वो कैसा है, कुचालक है। और इस स्थिति में ये गोला अनावेशित है। अनावेशित गोला है। जब इस गोले को किसी आवेशित गोले के
पास में लाया जाता है। जैसे ये वाला जो गोला है वो आवेशित गोला है और इस गोले को भी कुचालक स्टैंड पे रख रखा है। ये वाला जो स्टैंड है वो भी कैसा है, कुचालक स्टैंड है। और इस गोले पे सपोज धन आवेश है। जब इन दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश यहां इस गोले से इस गोले पे स्थानांतरित हो जाएंगे। देखेंगे दोनों में संपर्क वाली अवस्था बताता हूं। तो देखेंगे कि जब इन दोनों गोलों को संपर्क कराया जाता है तो इस गोले से आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित हो जाता है, कुछ आवेश इस पे भी आ जाता है। और जब इन दोनों गोलों को अलग अलग किया जाता है, ये वाला जो गोला है वो तो है आवेशित गोला। जब आवेशित गोले को अनावेशित गोले के साथ में संपर्क कराया गया तो आवेशित गोले से अनावेशित गोले पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। और अब इनको अलग अलग कर देंगे तो इस गोले पे आवेश बना रहेगा। तो हम देखेंगे जब इन दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है तो भी इन पर आवेश बना रहेगा। अलग होने के बाद में भी इन पर आवेश बना रहता है। तो इस प्रकार का जो आवेशन है वो चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। इस विधि के अंदर वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ में संपर्क कराया जाता है, जिससे आवेशित वस्तु से आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार अनावेशित वस्तु पर आवेश प्रकट हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के आवेशन की, जिसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन को पहले परिभाषित करेंगे और ये इस चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं आवेशन की तीसरी विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसकी परिभाषा इस प्रकार दूंगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उसमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। दोबारा देखना, कोई आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखना, एक कोई गोला है जिसपे कोई आवेश नहीं है और ये गोला किसी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ। इस स्थिति के अंदर इस गोले पर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात यह कैसा है, अनावेशित गोला है। इस अनावेशित गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। जब इस अनावेशित गोले के पास में कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं, कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं तो क्या होगा, देखना, यहां अनावेशित जो वस्तु है, आवेशित वस्तु है, वो मैं छड़ ले रहा हूं और उस छड़ पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। इस छड़ पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। और जब ऋणावेशित छड़ को इस अनावेशित गोले के पास में लाते हैं तो इस साइड में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा छड़ के विपरीत साइड में छड़ के समान आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तो छड़ पे ऋण आवेश है तो इस साइड में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्यों उत्पन्न होता है इसको समझने के लिए हम देखेंगे। देखो, प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है, और अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलके बना होता है, और परमाणु की जो संरचना होती है वो लगभग गोल होती है, और इसके बीच में एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखेंगे बाहर की जो कक्षा है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब इस परमाणु के पास में ये मैं ऋणावेशित छड़ लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये ऋणावेशित छड़ लेके आऊंगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस छड़ के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होके इस साइड में आ जाएंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे, जबकि इस नाभिक के जो प्रोटॉन है वो इस छड़ से आकर्षित होके इस साइड में खिसक जाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो गोला है उसके अंदर खूब सारे परमाणु है, तो ये जो धनावेश है वो तो इधर खिसक जाएगा, और जितने भी ये ऋणावेश है वो इधर खिसक जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे इस स्थिति तक इस गोले पर कुल जो आवेश है वो शून्य, जितना धनावेश इधर है उतना ही ऋणावेश इधर है। इस स्थिति में इस गोले पर कुल आवेश है वो शून्य है, लेकिन अगर किसी विधि के द्वारा इस ऋणावेश को हम हटा देते हैं, देखेंगे इसको हटाने के लिए हम क्या करें, जैसे इस गोले को भूसंपर्कित कर दे, और भूसंपर्कित करने के लिए इस गोले को किसी तार की सहायता से ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया तो यहाँ क्या होगा, ये जितना भी ऋण आवेश था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, और ये आपकी छड़ है ही, जिसके कारण इस गोले को प्रेरित किया गया और इसके इस साइड में धनावेश आ गया, और विपरीत साइड में जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ था उसको तार के द्वारा ग्राउंड में भेज दिया गया। अब अगर इस ऋणावेशित छड़ को और ये भूसंपर्कित तार है इसको हटा दिया जाता है तो ये गोला समान रूप से इस पे जो धनावेश है वो फैल जाएगा, और इस प्रकार आपका गोला आवेशित हो जाएगा। हम देख रहे हैं इस केस में कि ऋणावेशित छड़ है इस गोले को संपर्क में नहीं आ रही, इसको टच नहीं कर रही, फिर भी ये गोला आवेशित हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम बात करेंगे कि चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन में मुख्य अंतर क्या है। देखेंगे चालन के अंदर हम दो वस्तुओं को संपर्क में ला रहे थे या उनको टच कर रहे थे, जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ में टच नहीं किया जाता, उसको संपर्कित नहीं कराया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं मुख्य अंतर इसके अंदर ये रहेगा, चालन के अंदर तो स्पर्श कराया जाता है, प्रेरण द्वारा स्पर्श नहीं कराया जाता। तो इसकी परिभाषा मैंने दी थी वो इसी प्रकार दी थी कि कोई आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए हुए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दे, वो विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है।